नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के पहले डेली अपडेट को, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। भारतीय सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी 2017 से हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। यह देश की सेवा में हमारे दिग्गज सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस की घोषणा से पूर्व इसे युद्ध विराम दिवस कहा जाता था और इस वर्ष राष्ट्र 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाएगा। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा OBE द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को मान्यता देता है। यह 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे केशरी नाथ त्रिपाठी का हाल ही में प्रयागराज में उनके आवास पर लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। पश्चिम बंगाल के अलावा श्री त्रिपाठी ने बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला था। श्री त्रिपाठी का जन्म 10 नवंबर 1934 को इलाहाबाद में हुआ था और वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे। श्री त्रिपाठी 1977 में प्रयागराज जिले के झूसी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए थे। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। नई दिल्ली में साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण। साड़ी महोत्सव का दूसरा चरण विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव नई दिल्ली में 3 जनवरी से शुरू हुआ था। कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस चरण का समापन 17 जनवरी को होगा। दूसरे चरण में भारत के विभिन्न हिस्सों से 90 प्रतिभागी शामिल होंगे। टाई एंड डाई, चिकन कढ़ाई वाली साड़ियों, हैंड ब्लॉक साड़ियों, कलमकारी प्रिंटेड साड़ियों, अजरक, कांथा और फुलकारी जैसे प्रसिद्ध दस्तकारी की किस्मों की भागीदारी होगी। विरासत का पहला चरण दिसंबर 2022 की 16 तारीख को शुरू हुआ और 30 तारीख को समाप्त हुआ था। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। सरकार ने 100 और K9 वज्र खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 100 और K9 वज्र ट्रैक किए गए स्वचालित हावित्जर की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू की है, जो भारत में लार्सन एंड टूब्रो LNT द्वारा दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से स्थानांतरित तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है। 2020 में पूर्वी लद्दाख में तनाव के चरम पर सेना ने K9 वज्र की एक रेजिमेंट को वहां तैनात किया, जो स्वचालित हावित्जर तोपों को ट्रैक करती है, ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन द्वारा पूरे क्षेत्र में सेना के बड़े पैमाने पर निर्माण की पृष्ठभूमि में अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करेगी। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजों, IIT, NIT, IIM, IT, पॉलिटेक्निक संस्थानों, नर्सिंग और डिग्री कॉलेजों आदि में कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और ऐसे बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर खर्च वहन करेगी। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला लिया। बीजेपी नेता के बेटे से जुड़े अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में स्थानीय राजस्व पुलिस पर आरोप लगने के महीनों बाद उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है।
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह भी अधिसूचित किया कि राजस्व गांवों को नियमित पुलिस प्रणाली के तहत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी परियोजना का एनटीपीसी कवास गुजरात में परिचालन शुरू। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कहा कि उसने कवास सूरत में अपने टाउनशिप के पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। परियोजना एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड जीजीएल का एक संयुक्त प्रयास है। परियोजना से हरित हाइड्रोजन का पहला अणु एनटीपीसी कवास और जीजीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कवास के परियोजना प्रमुख पी रामप्रसाद द्वारा गतिमान किया गया था। कंपनी के एक बयान में कहा गया, ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू होने के बाद एनटीपीसी कवास ने जीजीएल अधिकारियों की मदद से टाउनशिप के निवासियों के लिए जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। पीएम मोदी ने किया 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। राष्ट्रसंघ टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने आईएससी के 5 दिवसीय 108वें सत्र का आयोजन किया है। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित थी और देश भर में महिला वैज्ञानिकों के साथ साथ युवा नव प्रवर्तकों द्वारा की गई उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। पीएम मोदी ने एकत्रित वैज्ञानिकों से कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में देश अब 40वें स्थान पर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। 724 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये परियोजनाएं भारत की सीमा अवसंरचना में अत्यधिक वृद्धि करेंगी। अलंग इकियोंग रोड पर सियोम पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ ऊपरी सियांग जिले तुतिंग और इंकियांग क्षेत्रों के आगे के क्षेत्रों में सैनिकों, हावित्जर जैसे भारी उपकरणों और मशीनीकृत वाहनों को तेजी से शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। ओएनजीसी 2021-22 में लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे ऊपर। एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संचालन का शुद्ध लाभ 2021-22 के दौरान 50.87% बढ़कर 2.49 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्प, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और सेल शीर्ष 5 उद्यमों के रूप में उभरे। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सीपीएसईएस के संचालन का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष में 1.65 लाख करोड़ रुपए था। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 में यह भी पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में घाटे में चल रहे सीपीएसईएस का शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 0.23 लाख करोड़ रुपए से घटकर 0.15 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 37.82% की कमी दर्शाता है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।